हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त आपका टीचर योगेश सचवानी एंड दिस इज वन शॉर्ट सीरीज फॉर महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है ग्रेविटेशन चैप्टर का थ्योरी पार्ट, विच वाज अ वन शॉट वीडियो जिसमें हमने पूरा थ्योरी पार्ट कवर किया है, प्लस उसमें जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इसमें भी थोड़ा बहुत उसका फायदा मिल जाएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स जो हमने एज प्रॉमिस किया था कि उस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स कवर नहीं कर पाए थे, तो वो न्यूमेरिकल्स हम लोग एक अलग से वीडियो में कवर करने वाले थे और वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने इस साइड में कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना, फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे, है ना। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूं कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की क्या मेथड होती है ना। ऐसे जनरली बच्चे जो हैं न्यूमेरिकल से बड़ा घबराते हैं, उनको न्यूमेरिकल्स पसंद नहीं आते या डिफिकल्ट लगते हैं, उनको लगता है कि न्यूमेरिकल कोई भूत है, कि आप उसको सॉल्व करने से थोड़ा डरते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमको समझ में नहीं आता कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आप चाहे कोई भी लेवल पे हो, चाहे आप 8, 9, 10 के लेवल पे हो या जेईई नीट के लेवल पे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, 4 स्टेप्स हैं, काउंट करिए, समझिए क्या होता है। सबसे पहले ट्राई टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि उसमें क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। ठीक है, 2 मेन चीजें हैं इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप में रीड द क्वेश्चन केयरफुली और उसमें देखो कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ साथ में गिवन डेटा हम लोग बनाएंगे, है ना, और क्या फाइंड करना है वो भी हम देखेंगे। देन आफ्टर राइटिंग डाउन द गिवन डेटा, सेकंड स्टेप क्या होती है, टू आइडेंटिफाई द फॉर्मूला। गिवन डेटा को एनालाइज करना है और फॉर्मूला फाइंड करना है कि कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा, है ना। वो कैसे सिलेक्ट करते हैं वो भी हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। तो फॉर्मूला सिलेक्ट कर रही है, फॉर्मूला पुट द वैल्यूज केयरफुली। थर्ड स्टेप, वैल्यूज जो है वो प्रॉपर केयरफुली पुट करो, जैसी जैसी वैल्यूज दी गई है। अगर फॉर्मूला को रीअरेंज करने की नीड है तो फॉर्मूला को रीअरेंज कर लो, है ना। नाउ सॉल्व द नंबर्स, है ना, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी चीजें हैं वो सब आपको सॉल्व करना है, फाइनल एक आंसर निकालना है, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस लगेगी। सो थर्ड स्टेप इज मैथमेटिक्स। भले साइंस है लेकिन फिजिक्स में मैथ्स का काम पड़ता ही है, तो कैलकुलेशंस आपको करना आना चाहिए बहुत फास्ट। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना आपको यहाँ पे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, एंड फोर्थ देन लास्ट स्टेप इज राइट द आंसर विद द यूनिट। जो भी चीज आपने फाइंड की है, जो आंसर आपका आ रहा है उसका यूनिट लिखना जरूरी है। यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे। ठीक है, ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं और इनको यूज करके कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं वो आप लोग देखने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा फास्ट में जाए या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड है, मतलब जिसमें एक ही जैसे फार्मूला को यूज किया जा रहा है, सेम मेथड यूज हो रही है, तो वो वाले क्वेश्चन हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन प्रॉपर डिस्कस करेंगे और बार बार अगर रिपीट हो रहा है सेम टाइप का क्वेश्चन तो उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसके सॉल्व एग्जांपल भी पढ़ाऊंगा, एक्सरसाइज के भी, एक्सरसाइज में भी 6 क्वेश्चन है, प्लस एक्सरसाइज के 2 और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं जो थोड़े से दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन हैं, जो मुझे लगता था कि समझाना जरूरी है। ठीक है, तो वो भी मैं कवर करूंगा। तो अगर मैं सब चीजें कवर करूंगा डिटेल में तो चला जाएगा 2 आवर्स का वीडियो, तो उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि आपको मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, गारंटी 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल ड्रॉप नहीं करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल अच्छे से करना है अगर आपको पूरा करना है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूले लर्न कर लो। टोटल 7 फॉर्मूले हैं, वैसे तो 8 फॉर्मूले हैं लेकिन एक फॉर्मूला अपना इतना कम क्वेश्चन आता नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है -gm/r+h, वो हमने यहाँ नहीं लिखा है, उस पर न्यूमेरिकल भी नहीं है और ना ही हम ज्यादातर उसमें क्वेश्चन आता है हमको। ठीक है, तो ये 7 फॉर्मूले हैं, इसको पक्का एकदम लर्न कर लो। F = m × a, फोर्स = मास × एक्सीलरेशन। ये हमने न्यूटन के थर्ड इक्वेशन में से, थर्ड लॉ में से, सॉरी न्यूटन का सेकंड लॉ, हाँ न्यूटन सेकंड लॉ में से ये फॉर्मूला हमको मिला था। देन F = gm1m2/d², ये न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में से मिला। देन ये 3 इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। ये क्या है, ये 3 इक्वेशन न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन इनको कहा जाता है, जो कि लीनियर मोशन के लिए न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, उसके बाद s के वेलोसिटी के 2 फार्मूले हैं, एक है √2gr और एक है
√2gm/r। अब ये सब क्या टर्म्स हैं, इसको डिटेल में समझना है तो थ्योरी पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लो जो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स, जो आपके बुक में ऑलरेडी सॉल्व करके दिए हुए हैं, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पेज नंबर 6 के एग्जांपल देखेंगे। 2 एग्जांपल है पेज नंबर 6 पे। अब उसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 1। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो सकता है कि टाइप करके मिल जाएगा। तो मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूँ टेक्स्ट बुक में से। देखिए क्या बोलता है। महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। Their masses are 75 kg and 80 kg respectively। तो दो बंदे हैं भाई, महेंद्र एंड विराट। तो यहाँ पे महेंद्र एंड विराट कहीं ना कहीं क्रिकेट के नाम है, ये है ना, प्लेयर्स के। तो महेंद्र एंड विराट जो है उनके मासेस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन डेटा बना के जाते हैं। यहाँ लिखता हूँ गिवन डेटा। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और गिवन डाटा बनाना है। तो हम लोग महेंद्र के मास को मान लेते हैं m1 that is 75 kg और विराट के मास को मान लेते हैं m2 that is 80 kg। ठीक है, तो मासेस दिए हुए हैं यहाँ पे दोनों के। फिर क्या बोलता है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो कैलकुलेट करो। और कुछ इंफॉर्मेशन खास यहाँ पे नहीं दी है। हाँ, यहाँ पे बस यही सब दिया हुआ है, बाकी कुछ चीजें खास इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। 2 ही चीजें दी गई है। अब फोर्स निकालना है तो फोर्स के कौन से फार्मूले हैं भाई, 2 ही फार्मूले हैं। F = m × a, F = G m1m2/d²। अब यहाँ पे आपको 2 मासेस दिए हैं, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। अब ये फार्मूला के लिए हमको क्या चाहिए, G और D चाहिए। तो यहाँ पे दे आर सिटिंग अपार्ट एट 1 मीटर। हाँ, ये भी चीज दी गई है ना। तो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 1 मीटर, D की वैल्यू भी दी गई है। तो क्या बचा सिर्फ, देखो ये है, ये है, ये है, ये बाकी है। तो G की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल G की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 है ना। ये हमको लर्न करना है, मीटर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन में दी रहती है, कभी कभी नहीं भी दी रहती है। तो ये हमको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये लर्न होना चाहिए हमको। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। और इसके बाद हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला लगेगा F = G m1 m2/d²। तो स्टेप 1 क्वेश्चन रीड किया, गिवन डाटा बनाया, क्या फाइंड करना है वो यहाँ पे लिख दिया है, और कैसे फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो वैल्यूज पुट करो केयरफुली। G की वैल्यू कितनी है, 6.67 × 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय m1 कितना है 75, m2 कितना है 80/d का स्क्वायर। तो डिस्टेंस है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये सब चीजें जब आप सॉल्व करोगे, अब मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में, उतना आपको खुद से करना होगा। तो आपको ये सॉल्व करके देखना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए आपको। ये सब जब आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आती है फाइनल निकल के 4.002 × 10⁻⁻7 न्यूटन। ये आता है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये देखो, अगर ये फोर्स की बात करें तो कितना छोटा फोर्स है, 10⁻⁻7 मतलब 0.1 2 3 4 5 6 और 002, मतलब बहुत कम फोर्स है ये। सो इसलिए कहा जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज द वीकेस्ट फोर्स। तो जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बहुत वीक होता है। और ऊपर से जिस बेंच पे ये दोनों बैठे हुए हैं, उस बेंच और उनकी बॉडी के बीच में फ्रिक्शन भी तो होगा ना। फ्रिक्शन क्या कर देगा, इस फोर्स को कहीं ना कहीं कैंसिल कर लेगा। दैट्स व्हाई द टू ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव टुवर्ड्स ईच अदर इवन दो देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, फोर्स लग रहा है, उसके बावजूद वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करते क्योंकि फ्रिक्शन कहीं ना कहीं क्या कर देता है, उसको, उस फोर्स को कैंसिल कर देता है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, समझ में आई ये चीज। एकदम सिंपल सा एग्जांपल था ये, है ना, 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पे महेंद्र और विराट की जगह पे कोई और पर्सन ले लो, कोई 2 लोगों का नाम ले लो, मास की वैल्यू चेंज करके दे सकता है एग्जाम में, है ना।
बाकी सब सारी डिस्टेंस की वैल्यू कोई और दे देगा, 1 मीटर की जगह 2 मीटर दे देगा। तो जो भी वैल्यू चेंज करेंगे फॉर्मूला तो वही रहेगा, मेथड तो वही रहेगी, है ना। बस वैल्यू पुट करना है, उसको सॉल्व करना है और फाइनल आंसर निकालना है। यूनिट लिखना कंपलसरी है, ठीक है, एकदम सिंपल था ये। चलो आगे बढ़ो। इसके नीचे इसका ही कंटिन्यूएशन में एग्जांपल 2 दिया हुआ है। एग्जांपल 2 है पेज नंबर 6 पर। इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन पार्ट है वो, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में जो हमने चीजें निकाली है उसको यूज करके आगे हमको कुछ और चीज भी फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो क्या बोलता है एग्जांपल 2 में, इन द अबव एग्जांपल, मतलब जो एग्जांपल 1 हमने सॉल्व किया उसमें, assuming that the bench on which Mahendra is sitting is frictionless, मतलब जिस बेंच के ऊपर महेंद्र बैठे हैं वो क्या है, फ्रिक्शनलेस, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो क्या होगा, फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, तो वो फोर्स भले ही कम है बहुत, लेकिन फिर भी अप्लाई तो होगा, है ना, बंदा मूव तो करेगा उससे। स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इस केस में क्या बोल रहा है, गिवन डेटा देखो भाई, गिवन डेटा क्या बनता है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u जीरो है, स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, व्हाट विल बी महेंद्रास वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकंड। तो 1 सेकंड क्या है, ये टाइम, मतलब 1 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब पिछले एग्जांपल में हमने फोर्स कैलकुलेट किया था 4.002 इनटू 10⁻⁻7 न्यूटन, है ना। किसने पिछले एग्जांपल का रेफरेंस दिया हुआ है, तो वो वैल्यू हम लोगों को यूज करना है। अब v फाइंड करना है, तो v कौन से फार्मूला में है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब अगर मुझे ये वाला फार्मूला यूज करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, u चाहिए, u है क्या मेरे पास, हाँ भाई है। a चाहिए, a है क्या कहीं पे भी, नहीं a तो नहीं है यार, ठीक है। t चाहिए, t है क्या, t है। मतलब अगर मैं किसी तरीके से पहले a फाइंड कर लूं तो मैं इस फॉर्मूला में u, a और t की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकता। अब a कैसे निकालेंगे, तो a के लिए कौन सा फॉर्मूला है, या तो ये है या तो ये है। जैसे यहाँ पे किसी फोर्स दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना, लॉजिकली देखा जाए तो। अब उसके लिए चाहिए मास, मास है क्या, हाँ पिछले एग्जांपल में मास भी तो था, महेंद्र का मास कितना है 75 kg। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके फोर्स और मास से पहले क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। फिर वो एक्सेलरेशन को यूज करके ये वाली इक्वेशन यूज करके क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा। तो चलो देखो कैसे करना है। तो पहले फोर्स इज इक्वल टू लगाओ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मास मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड, तो रीअरेंज करके क्या हो जाएगा F अपॉन m, ठीक है। F कितना है 4.002 इनटू 10⁻⁻7 न्यूटन और m कितना है 75। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए हमको, पॉइंट शिफ्टिंग आना चाहिए, है ना, ये पावर को कैसे सॉल्व करते हैं वो आना चाहिए, ये डिवीजन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको आने चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये सिखाने वाली नौबत तो नहीं होनी चाहिए ना, अगर नहीं भी आता है तो सीख लो कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा, तो सबसे पहले तो भैया मैं इसको पॉइंट को 2 नंबर आगे शिफ्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा 400.2 इनटू 10⁻⁹ अपॉन 75, ठीक है। यहाँ पे पावर उस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो 400 को 75 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 75 के टेबल में 400 कितने पे आता है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है, इट कम्स अबाउट 5.34 इनटू 10⁻⁹9। तो आंसर आता है 5.34 इनटू 10⁻�9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया है तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से ये a निकल गया। अब इसके बाद अपने को क्या निकालना है, v निकालना है। तो v का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। u कितना है 0, a कितना आया, यहाँ पे प्लस आएगा 0 प्लस 5.34 इंटू 10⁻⁹9 इंटू t। t कितना है, कहाँ गया ये 1, ठीक है। तो इसको सब घूम फिर के सॉल्व करने के बाद बचता है 5.34 इंटू 10⁻⁹9। v का जो यूनिट है वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। निकल गया अभी। अब यहाँ पे 2 चीजें फाइंड करनी है, तो ये क्वेश्चन कितने मार्क के लिए बन सकता है, 3 मार्क के लिए बन सकता है। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपको 3 मार्क पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है। अगर कहीं गड़बड़ कर दोगे तो पूरे मार्क नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं मार्क्स कट जाते हैं।
तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, गिवन डाटा बनाइए, क्या चीज फाइंड करनी है वो देखिए, और जो चीज फाइंड करनी है उसको कौन से फार्मूला में हमको वो चीज मिल रही है। अब अगर उसमें 2-3 फार्मूला में आपको वो चीज दिख रही है तो आप देखिए कि आपको दिया क्या गया है, जो चीजें दी गई होगी उसके बेसिस पे फार्मूला सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल था ये चीज, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, अगर आपको बुक का जो मेथड है उतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लेना। चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 7 पे 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। क्या है ये, कैसे है, इजी है, टेंशन मत लो, हो जाएगा। पेज नंबर 7 के सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 क्या है? एग्जांपल 1 देखो भाई क्या बोलता है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एग्जांपल। मतलब इसके पहले जो 2 एग्जांपल देखे थे उसमें महेंद्र जो बैठा है अभी तक, उसमें जो फोर्स निकाले थे हमने वो कौन सा था? महेंद्र और विराट के बीच में फोर्स निकाला था। अब क्या बोल रहा है, महेंद्र और अर्थ के बीच में क्या फोर्स है, ठीक है, वो फाइंड करो। तो गिवन डेटा बनाते जाते हैं। गिवन डेटा क्या दिया है इसको निकालने के लिए, तो सबसे पहले तो बोल रहा है फोर्स फाइंड करो, ग्रेविटेशनल फोर्स महेंद्र और विराट के, महेंद्र और अर्थ के बीच में। ठीक है, फिर दिया क्या है, और कुछ भी नहीं दिया, सब तुम पिछले डाटा जो है वो सबसे रेफर करो। तो भाई हम लोग महेंद्र का मास पता है कितना है, 75 kg, और एक्सेलरेशन हमने पिछले एग्जांपल में फाइंड किया था 5.34 into 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो या तो आप F = m × a से आंसर निकाल सकते हो, या फिर आपको अर्थ का मास पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, g की वैल्यू तो आपको पता है 6.67 × 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। m1 आपको कंसीडर करना है महेंद्र का मास, जैसे कि एग्जांपल में दिया है, बुक में जो सॉल्व करके दिया है एग्जांपल, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है, जो कि थोड़ी सी लेंथी मेथड हो जाती है। ठीक है, तो उसमें आपको g की वैल्यू पुट करना है, महेंद्र का मास लेना है, फिर जो m2 है वो अर्थ का मास लेना है, क्योंकि किसके बीच में फोर्स निकलना है, महेंद्र और अर्थ के बीच में। तो अर्थ का मास कितना होता है सर, 6 × 10⁻24 kg, तो वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपको वहां पे दिया गया है रेडियस के बराबर, अर्थ की जो रेडियस है, क्योंकि अगर सरफेस पे बैठा है पर्सन तो सेंटर ऑफ अर्थ और पर्सन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, अर्थ की रेडियस के बराबर। तो रेडियस की वैल्यू कहां से लाएं, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है, तो वो भी लर्न करनी पड़ती। 6.4 × 10⁻, कितना होता है 6 मीटर। तो या तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस फॉर्मूला के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं सिंपल तरीके से जल्दी सॉल्व कर पाऊंगा। F = m × a, m कितना है 75, a कितना है 5.34 × 10⁻⁹। इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट को थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, ओवरऑल आंसर आता है अच्छा 1 मिनट, ये जो a है ये वाला तो महेंद्र और विराट के बीच में है ना ये, तो यहाँ पे जो a लगेगा एक्सेलरेशन लगेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे हम लोग, a = या फिर g = करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m × g, m कितना है 75, g कितना है 9.8, तो इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आता 733 न्यूटन। तो ये इधर एकदम सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हो। पहले जो मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी थी वो अर्थ और महेंद्र के बीच में नहीं है, वो कौन सा एक्सेलरेशन था, वो विराट और महेंद्र के बीच में वाला एक्सेलरेशन था, तो गलती से वहां पे लिख दिया था, तो भी मैंने करेक्शन कर लिया है। ठीक है, आप लोग भी करेक्शन कर लेना आपके नोटबुक में। इस तरीके से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत इसमें टेंशन वाली बात नहीं। चलो समझ में आया, आगे बढ़ाएं। देखते एग्जांपल 2, इसी पेज पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है 7 नंबर पे, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, क्या बोलता है देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट व्हाट विल बी द महेंद्रा's वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, मतलब वो नीचे गिर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो जीवन में देख लेते क्या है ये,
गिवन डाटा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u क्या है उसका 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, और बोल रहा है उस पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो निकालना है। ठीक है, यही सब है ना। अब इसके लिए हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन तो हमको पता है ना, देखो टाइम दिया है क्या इसमें, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। ठीक है, तो टाइम दिया हुआ है आफ्टर 1 सेकंड, तो टाइम इज गिवन 1 सेकंड। तो v फाइंड करना है, तो v के लिए ये फॉर्मूला है अपने पास, ये फॉर्मूला है। अगर इसकी तरफ जाते हैं तो क्या चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, t चाहिए। तो अभी जो u है वो तो दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, लेकिन a निकालना पड़ेगा। तो a निकालने के लिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है। एग्जांपल जो सॉल्व एग्जांपल आपके बुक में सॉल्व किया करके दिखाया गया है, किस मेथड से दिखाया गया है, उन्होंने पहले इस फॉर्मूला से a फाइंड किया, फिर वो a को यूज करके इस फॉर्मूला से b फाइंड किया। लेकिन हम उस मेथड से नहीं जाके हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कि भाई जो a है वो तो g के बराबर होगा ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसकी वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये हमको पता है। तो अपन काय को फाइंड करेंगे, बार बार वही चीज डबल डबल क्यों करने का, है ना। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v u प्लस at। u कितना है 0 प्लस a कितना है, या g कितना है 9.8, t कितना है 1। तो ये हो जाएगा आंसर v अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड। एकदम सिंपल है, बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है। इस मेथड से भी अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, बहुत आसान है ये। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। तो ये हो गए सॉल्व एग्जांपल, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7। इसके बाद और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं, वो भी देख लेते हैं कौन से पेज पे है। नेक्स्ट इसके बाद न्यूमेरिकल्स कहाँ पे हैं, देखो भैया पेज नंबर 10 पे है। ठीक है, पेज नंबर 10 पे है। अभी न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन एक तरह से कंडीशनल क्वेश्चन है पेज नंबर 10। ठीक है, क्या है इसमें देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। पेज नंबर 10 का एग्जांपल 1 अपन देख रहे हैं। एग्जांपल 1 इसको यहाँ से अपन 2 में डिवाइड कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमावदार है, और बुक में जो मेथड से दिया हुआ है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उसको सिंप्लीफाई करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, तो एक बार मैं रीड करूंगा क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए साथ साथ में, और गिवन डेटा बनाएंगे। एग्जांपल में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी डायरेक्ट मैं क्वेश्चन रीड करके गिवन डेटा बनाऊंगा। ठीक है, तो अपन बनाएंगे यहाँ पे गिवन डेटा। क्या बोलता है क्वेश्चन में, देखो इफ अ पर्सन वे 750 न्यूटन ऑन अर्थ, अर्थ पे उसका वेट दिया हुआ है। अब आपको वेट और मास का डिफरेंस पता होना चाहिए। वेट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ और द प्लैनेट, एंड मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मास इज यूनिवर्सली कांस्टेंट, तुम कहीं भी चले जाओ यूनिवर्स में आपका मास उतना ही रहेगा, केजी में, किलोग्राम्स में जो होता है 50 केजी 60 केजी जो भी है। ठीक है, लेकिन जो वेट है वो चेंज होते जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, है ना। तो क्या बोला है कि वेट जो है पर्सन का अर्थ पे कितना है 750 न्यूटन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ, नीचे के साइड पे ई लिखा है। ठीक है, ई फॉर अर्थ, तो वेट ऑन अर्थ कितना है 750 न्यूटन। फिर क्या बोलता है, हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून, मून पर वेट की वैल्यू क्या होगी। तो वेट ऑन मून, मून के लिए कैपिटल एम यूज करते हैं, डब्ल्यू वेट, वेट ऑन मून ये निकालना है। फिर कंडीशन बताई गई है, सच सो दैट गिवन दैट मून्स मास इज 1/81 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, मतलब जो मून का मास है वो अर्थ से 1/81 टाइम्स है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो मास ऑफ मून। ठीक है, ऐसे लिखो मास ऑफ मून, कैपिटल M is for the mass and small m is for the moon. तो mass of moon is equals to 1/81 times mass of earth. ठीक है, कैपिटल M इसलिए लिखा है कि हम प्लैनेट या फिर मून का जो मास ले रहे हैं उसको कैपिटल में लेंगे, और ऑब्जेक्ट का मास जो हम लेंगे, इसकी यहाँ पे बात हो रही है, इसका यहाँ पे वेट दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या है, पर्सन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, पर्सन है, तो उसका मास हम स्मॉल लेटर m से लिखेंगे।
ठीक है, तो ये आपको कंडीशन दी गई है, मास ऑफ मून इज इक्वल टू 1/81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ मून, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड अपॉन मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/81। इसको हम फिलहाल ऐसे ही रखेंगे। देन नेक्स्ट क्या बोलता है, एंड इट्स रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ मून की बात हो रही है, इज 1/37 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, रेडियस ऑफ मून, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/3.7 टाइम्स ऑफ द अर्थ। इसको फिर से रीअरेंज कर लो, आर ई को इधर लेके आ जाओ डिवाइड में, ये हो जाएगा आर एम अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू 1/3.7। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा लिखते हैं, तो आर ई अपॉन आर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ऊपर लिख देता हूं, आर ई अपॉन आर एम, इसको ऊपर कर दिया तो ये 3.7 ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू 3.7। ठीक है, ये सारी बातें हैं। और इसके अलावा क्या चीज है, मास ऑफ पर्सन। तो मास ऑफ पर्सन की हम लोग जो चीज लेंगे, जो वैल्यू लेंगे, मास ऑफ पर्सन, सपोज इट इज इक्वल्स टू स्मॉल लेटर m व्हिच विल बी कांस्टेंट ऑन मून एंड एज वेल एज ऑन अर्थ। मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है वेट ऑफ पर्सन ऑन मून। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो वेट इज इक्वल्स टू होता है फोर्स। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है हमको, वेट इज इक्वल्स टू फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक्चुअली दोनों काम में आएंगे हमको। तो देखो कैसे, पहले हम लोग मास फाइंड कर लेंगे कितना है, मास के लिए हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे, फिर उसको हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे मास ऑफ पर्सन की। तो कैसे दिया हुआ है देखो, तो पहला है वेट इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी। ठीक है, तो भाई फोर्स आपको दिया हुआ है, ये वेट की वैल्यू दी हुई है, वेट ऑन अर्थ। अर्थ के लिए अगर हम बात करें तो वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन अर्थ दैट इज इक्वल्स टू m इंटू जी। तो ये m इंटू जी, अब g के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अर्थ पर कैपिटल G m e इंटू स्मॉल m। स्मॉल m तो ऑलरेडी लिख लिए, g का फॉर्मूला डालना है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे m e अपॉन r का स्क्वायर, तो r e स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है फोर्स की कितनी दी गई है, 750। तो इट विल बिकम 750 इज इक्वल्स टू m g m e अपॉन r e स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर ले और हम लोग यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा, तो m को इधर अकेला करेंगे, r इसको इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो इधर m को अकेला कर दे और इस साइड लिखा हूं मैं m को, तो ये इधर क्या है 750, r इसको इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई r स्क्वायर अपॉन ये g m e इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो नीचे आ जाएगा g m e। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। फिलहाल m की वैल्यू निकल गई है, मास ऑफ पर्सन। ठीक है, अब चलते हैं वेट ऑन मून की तरफ, वेट ऑफ पर्सन ऑन मून। तो वो भी एक तरह से फोर्स ही होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला बनाओ, मास इंटू जी इंटू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, है ना। अब ये तो फाइंड करना है। अब m की वैल्यू क्या है, स्मॉल m की वैल्यू इधर देखो 750 इंटू r स्क्वायर अपॉन जी एम ई, है ना। तो यहाँ पे m की जगह पे क्या लिख देंगे, 750 इंटू r स्क्वायर अपॉन जी एम ई मल्टीप्लाई बाय इधर क्या है, ये m की जगह पे ये सब चीजें आ गई, g mm अपॉन rn स्क्वायर। अब इसमें से कुछ कैंसिल होता है क्या, देखो इधर g दोनों तरफ ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, देखो इधर 750 इंटू, अब क्या बचा r स्क्वायर अपॉन me इंटू mm अपॉन rn स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस रेडियस एक साथ रखेंगे, एक के नीचे एक, और मास मास एक तरफ रखेंगे, एक के नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन rm स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, r स्क्वायर अपॉन rm स्क्वायर। अब इधर है mm अपॉन
एम, ठीक है, बाकी सब तो कट गया। इस तरीके से ये रीअरेंज हो गया। इसको थोड़ा और रीअरेंज करो, ये होगा 750 मल्टीप्लाई अब आर स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, आर ई अपॉन आर एम होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम एम अपॉन एम, ठीक है। अब ये जो आर ई अपॉन आर एम इसकी वैल्यू है क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे दी हुई है 3.7, तो उसका स्क्वायर तो 750 मल्टीप्लाइड बाय आर ई अपॉन आर एम मतलब क्या है 3.7, तो उसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे 3.7 इंटू 3.7 मल्टीप्लाइड बाय एम एम अपॉन एम ई, एम एम अपॉन एम ई की वैल्यू क्या है 1/81, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे 1/81। अब ये सब चीजें सॉल्व करने के बाद डब्ल्यू एम की वैल्यू कितनी आती है वो देखो यहाँ पे 126.8 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन टाइप क्वेश्चन है ये कि भाई यहाँ पे कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन से आपको रेशियो मिलेगा और रेशियो को फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करना है, एक चीज को दूसरी चीज में सब्स्टिट्यूट करके रीअरेंज करके फाइनली वैल्यूज पुट करना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, बुक में थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, ठीक है। समझ में आया है, आई थिंक क्लियर है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्व एग्जांपल पेज नंबर 10 हो गया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, ऐसे कभी आया नहीं है ये क्वेश्चन पिछले 5 साल में, लेकिन आ सकता है 3 मार्क के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे है सॉल्व एग्जांपल्स, पेज नंबर 12, पेज नंबर 10 हो गया, नंबर 12। इस पे आपको दिख रहे हैं कितने हैं भैया, 2 एग्जांपल हैं इसमें भी। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल कितने एग्जांपल, ठीक है। देखो भाई क्या बोलता है एग्जांपल 1 में, एन आयरन बॉल, बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, थोड़ा सा वैल्यूज चेंज कर देते हैं बहुत बार, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, ठीक है। क्या होता है, अ बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा कंडीशन बना लेते हैं। अब मान लो ये ऐसा ग्राउंड है, ये बॉल है, उसका मास दिया हुआ है, तो गिवन डाटा लिखते जाता हूँ। बॉल का मास मतलब स्मॉल एम दिया हुआ है, कितना है 3 kg, 3 किलो का बॉल, बहुत भारी है यार, ठीक है। वो कितनी हाइट से फेंका गया, 125 मीटर की हाइट से उसको फेंका गया, ये हाइट दी गई है 125 मीटर। तो अब अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, और ये हम मान रहे हैं कि पूरा ग्राउंड तक ट्रैवल कर रहा है, जो कि कर रहा है इस केस में, तो ये डिस्टेंस जो जितना कवर कर रहा है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो हाइट के बराबर होगी, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे s इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू कितना दिया है 125 मीटर। फिर देखो क्या बोलता है आगे, फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, फ्रीली मतलब उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, assuming that the value of g is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन्होंने आपके लिए आसान कर दिया है, g की वैल्यू 9.8 ना लेके क्या लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, टाइम बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, मतलब उसको ऊपर से नीचे एक तरफ जाने में कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालना है। वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉल मतलब फाइनल, रीचिंग द ग्राउंड मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, एंड हाइट ऑफ द बॉल ऑन एट अ हाफ टाइम, मतलब जब टाइम हाफ हुआ होगा उस समय पे उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होगी। तो ठीक है, टेंशन मत लो, निकालते हैं। तो पहले टी निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद वी निकालेंगे, इस तरीके से चलते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा टी निकालने के लिए, टाइम 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 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, दोनों में से कौन सा लगेगा देखो आप। अच्छा, अब एक और बात समझो कि जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली नीचे गिर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0, है ना। तो यहाँ पे एक और चीज हम लोग लिख देते हैं, u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास u है, हमारे पास a या फिर g है,
हमारे पास s है, उससे v निकालना है, t निकालना है। तो t u ये v है क्या अपने पास? नहीं। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लेता हूं तो मेरे को v चाहिए, v है क्या मेरे पास? नहीं, तो ये नहीं लगेगा। इसमें भी टाइम है तो यही लगेगा, फिर अभी एक ही बचा। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, s कितना है? इधर दिया हुआ है 125, u कितना है? 0, तो u इंटू टी 0 हो जाएगा, तो खत्म हो गया। हाफ इंटू a कितना है? 10, t का स्क्वायर, तो t तो पता नहीं है, वो तो निकालना है, तो t स्क्वायर को एज इट रखो। ठीक है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको देखो, ये 2 के टेबल में 1 सा, ये 5 सा, 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 125/5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, है ना। 125/5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया फाइनली? 125/5 कितना होगा? 25। तो t इज इक्वल्स टू टेकिंग स्क्वायर ओवर बोथ साइड क्या हो जाएगा? 5 सेकंड। तो यहाँ पे t निकल गया, मतलब इसको जमीन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड लगेगा। तो ये t निकल गया अपना। ठीक है, अब निकालना है v। तो v निकालने के लिए अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, कोई भी कर सकते हो, सारी चीजें अवेलेबल। तो v यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ये एस्केप वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, ये वाला मत यूज कर लेना। तो ये v इज इक्वल्स टू u प्लस at। u कितना है? 0 प्लस a कितना है? 10, t कितना है? 5, है ना। तो ये v इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0 तो गया, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50, तो 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरी चीज निकल गई v 50 मीटर पर सेकंड, यही निकला है ना भाई। ठीक है, और क्या निकालना है? हम बोलता है कि जब हाफ टाइम हुआ होगा, सपोज एक नया टाइम है t1 which is half the original time। इस कंडीशन में जब टाइम हाफ हुआ होगा तो उस समय पे ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी होगी? तो सपोज हम मान रहे हैं कि बॉल जो है आधे टाइम में यहां तक पहुंचा है, मतलब उसने s1 डिस्प्लेसमेंट किया है, तो बोल रहा है कि जो ये हाइट होगी सपोज h1, ये फाइंड करो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए पहले s1 निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। अब पहले तो t हाफ कितना होगा? ओरिजिनल t का हाफ, है ना। तो इसको कितना होगा? ये 5 है तो 2.5, तो t1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका हाफ इनटू 5, तो t1 इज इक्वल्स टू हो गया 2.5 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास t1 की वैल्यू। अब अपन s1 निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूला से निकालो या फिर इस फार्मूला से निकालो, इससे निकाल लेंगे। s1 मिल जाएगा, अगर ये वैल्यू मिल जाएगी। हम देखो यहाँ पे पूरी हाइट की वैल्यू कितनी है? 125, हमको निकालनी है ये वाली हाइट। तो अगर हम फार्मूला से ये चीज निकाल लें s1, तो इसमें से ये माइनस करके ये मिल जाएगा, है ना। पूरे में से ये छोटा पॉइंट माइनस करके ये वाला छोटा पॉइंट मिल जाएगा। तो पहले क्या फाइंड करना है? अभी हमको s1 फाइंड करना है, तो ये वाला फार्मूला यूज करो। चलो, s1 इज इक्वल्स टू u t1 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर। ठीक है, तो u तो 0 है, ये चला गया, क्या बचा? हाफ इंटू a कितना है? 10 इंटू t1 स्क्वायर, t1 कितना है? 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर 2.5 इंटू 2.5। अब ये 1 जा और ये 5 जा। अब इसको सॉल्व करेंगे जब 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, है ना, तो क्या आएगा? इसका आंसर क्या आ रहा? 31.25 मीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बॉल का हाफ टाइम में s1 की वैल्यू कितनी आ गई? 31.25 मीटर। तो इसका जो h1 होगा, h1 की वैल्यू क्या होगी? h माइनस s1। h कितना है? 125 मीटर। s1 कितना है? s1 कितना निकाले? 31.25 मीटर। इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या आता वैल्यू? 93.75 मीटर। 93 निकल गई तीनों चीजें। ठीक है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है, 3 चीजें फाइंड करनी है। अब इसमें एग्जाम में वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज कर देंगे और उससे फिर
आपका एक एग्जांपल बन जाएगा। तो मेथड तो बेसिक यही रहेगी, है ना। आपको फंडा तो समझ में आ गया कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, बस वैल्यूज चेंज होके आएंगी तो उस हिसाब से आंसर जो है वो अलग आएगा। बाकी पूरा फंडा यही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 12 का ही एग्जांपल 2। पेज नंबर 12 का एग्जांपल 2। हाँ सर्दी होगी मेरे को यार। हेरिडिटी चैप्टर का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन साइंस 2 का वीडियो आने वाला है जल्दी ही, ठीक है। जल्दी ही मतलब आज ही अपलोड कर दूंगा मैं साथ साथ में इसके। तो आपको अभी पूरे 1 महीने में 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगे साइंस 1 और साइंस 2 के पूरे 20 चैप्टर्स के, ठीक है। थोड़ी मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी हमको मोटिवेशन दो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। चलो देखो क्या बोलता है एग्जांपल 2 में। क्या बोलता है, अ टेनिस बॉल, है ना, अपने पास बॉल है टेनिस बॉल, है कि नहीं। क्या बोलता है, टेनिस बॉल थ्रोन अप, ठीक है, इसको ऊपर फेंके एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं, टेनिस बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया और वो कितनी हाइट पे पहुंचा, 4.05 मीटर की हाइट पे पहुंचा। फिर क्या हुआ भैया उसके साथ, बिफोर कमिंग डाउन, अब जाएगा ऊपर तो वापस भी आएगा, वापस आने के पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, है ना। मतलब वापस आने के पहले वो कितनी हाइट पे गया, 4.05 मीटर की हाइट पे गया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। अब जब वर्टिकली अपवर्ड मोशन होता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है उसकी, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती, तो कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी वो फाइंड करना है। तो बनाओ गिवन। अब अगर हम एक साइड का मोशन कंसीडर करें, सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड मोशन, तो उसके लिए गिवन डाटा क्या होगा, s मतलब डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से हाइट तक, इट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 4.05 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक साइड का दिया हुआ है 4.05 मीटर। आपको u फाइंड करना है, v क्या होता है, 0 होता है, वर्टिकली अपवर्ड मोशन ना, ऑब्वियस सी बात है। इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं, एक पॉइंट पे जाके रुक रहा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, है ना। और क्या है ये, अज्यूम दैट इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, हाउ मच टाइम, टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, मतलब जाके वापस आने का टाइम निकालना है। तो भैया जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा। तो अगर हम ऊपर जाने का टाइम लगा लें तो उसको डबल करके अपन टोटल टाइम निकाल सकते हैं जाके वापस आने का। तो भाई अपने को निकालना है टोटल टाइम जाके वापस आने का, व्हिच इज इक्वल्स टू t1 into 2। अब ये t1 क्या है, t1 इज टाइम टू गो अप, मतलब ऊपर जाने का टाइम अगर हम लोग फाइंड कर लें तो जाके वापस आने का टाइम उसको डबल कर देंगे, ठीक है। इसको t1 कर लेते हैं, इसको t कर लेते हैं, जाने का टाइम t और जाके वापस आने का टाइम t1, ठीक है। तो जो जाने वाला टाइम है उसको डबल कर देंगे तो वापस आने वाला दोनों मिला के टाइम मिल जाएगा। Assume that g is equals to 10, तो g की वैल्यू लिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशन आपके लिए हो जाए इजी, ठीक है। अब बताओ कैसे करेंगे, u निकालना है, u निकालने के लिए फार्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं। देखो इसके लिए क्या क्या चाहिए, v चाहिए, v तो 0 होता है, a चाहिए, a तो दिया हुआ है, टाइम चाहिए, टाइम तो नहीं दिया हुआ है, फिर तो ये नहीं लगेगा, आपको को क्या लगेगा, s चाहिए, है ना। तो ये वाला फार्मूला लगा के अपन u निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते, इससे निकाल सकते, इससे s निकलेगा पहले, s तो है ही ना अपने पास। हाँ ये वाला फार्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। देखो भाई मैं ये वाला फार्मूला क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास t नहीं है, ये भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास t नहीं, बचा कौन सा, यही वाला फार्मूला बचा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, अब वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, तो जब वर्टिकली अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, g इज इक्वल टू -10 ले लेंगे, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है।
तो भाई देखो v 0 है, u तो फाइंड कर रहे हैं अपन, देखो यहाँ पे u फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू a मतलब g कितना है -10, माइनस क्यों लगाया समझ में आया ना भाई? नहीं समझ में आया होगा तो पत्थर पाड़ो अपने सर से देखा। इंटू s कितना है 4.05, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, u स्क्वायर, अब ये देखो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 2 इंटू 10 20 इंटू 4.05 कितना होता है ये 20 इंटू 81 होता है भाई, ये सब मिला के 20 इंटू 4.05 कितना आता है आंसर 81। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, -81 इधर आएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, तो u इज इक्वल्स टू क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 9, तो u निकला आपका 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक आइटम निकल गया। अब क्या निकालना है टाइम, तो t1 निकालने के लिए पहले t निकालना पड़ेगा, तो t के लिए तुम कोई भी फार्मूला यूज करो, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v कितना है 0, u कितना है 9 प्लस a कितना है -10, t कितना है ये निकालना है भाई। देखो भाई 0 इज इक्वल्स टू, अभी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ 9 -10 t, अभी -10t को इधर लेके आओ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल्स टू 9, इधर मल्टीप्लाई है तो 10 इधर डिवाइड में जाएगा, t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9/10, मतलब कितना हो गया 0.9 सेकंड, तो t हो गया 0.9 सेकंड, मतलब जाने का टाइम कितना है 0.9 सेकंड, तो जाके वापस आने का टाइम मतलब t1 क्या हो जाएगा 2 इंटू t, 2 कितना 2 इंटू ये कितना है 0.9, मतलब कितना हो जाएगा 1.8 सेकंड, मतलब जाके वापस आने में कितना टाइम लगेगा 1.8 सेकंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है, 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है ये भी, है ना, काफी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, सिंपल है यार, क्वेश्चन समझो ध्यान से, क्या निकालना है क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा बनाओ, और जितने भी फॉर्मूले हैं ये बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए, एग्जाम में इस तरीके से साइड में लिखा हुआ नहीं होगा, फॉर्मूले तुमको लर्न करके जाना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, बोर्ड वालों ने अभी तक इतनी तुम्हारे ऊपर मेहरबानी करना शुरू नहीं किया कि फॉर्मूले रेडीमेड मिलेंगे, लर्न कर लो, फिर अपने दिमाग में स्कैन करना एग्जाम में कि भैया ये जो डेटा दिया है वो क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, उसके बेसिस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, और ध्यान से वैल्यूज पुट करना। बहुत बार बच्चे फार्मूला भी सही लिखते हैं लेकिन वैल्यूज ठीक से नहीं पुट करते, या फिर जैसे यहाँ पे एक अलग से ट्विस्ट है कि भाई जो g की वैल्यू है वो नेगेटिव लेनी है क्योंकि अपन अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, है ना, तो ये भी बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, प्लस में ले लेते हैं जिससे वैल्यू क्या आ जाती है गलत आ जाती है, तो वैल्यू पुट करना भी अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 14, सॉल्व एग्जांपल्स में ये लास्ट एग्जांपल है बेस्ड ऑन एस्केप वेलोसिटी। जल्दी टाइम हो रहा है बहुत, वीडियो लंबी हो जाएंगी, टाइम पास मत करो, वीडियो लंबी हो जाएंगी तो बच्चे देखते नहीं है आजकल, है ना, 1-2 मिनट की रील्स देखने की आदत पड़ गई है, बड़ी बड़ी वीडियो नहीं देखते आजकल, कोई नहीं, जिनको पढ़ना है वो तो देखेंगे ही। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल पेज नंबर 14, एक ही एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, एक ही एग्जांपल है, एक एग्जांपल दो एग्जांपल नहीं, एक ही एग्जांपल है। ठीक है, क्या बोलता है देखो, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी कितनी है, तो वी एस्केप फाइंड करना है, चलो गिवन डेटा तो लिखो, वी एस्केप फाइंड करना है, क्या दिया हुआ है, गिवन द मास एंड द रेडियस ऑफ मून, और रेडियस ऑफ मून दिया हुआ है, मास ऑफ मून दिया हुआ है, तो मास ऑफ मून कैपिटल एम दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है मास ऑफ मून 7.34 into 10⁻22 kg, और रेडियस ऑफ मून दिया हुआ है कैपिटल आर, कितना है मीटर में दिया हुआ है ऑलरेडी 1.74 into 10⁻6,
ठीक है, VSK में निकालना है। G की जो वैल्यू है यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू वो तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, चाहे वो अर्थ पे हो, मून पे हो, मार्स पे हो, कहीं पे भी चले जाओ, है ना। अब VSK निकालना है। VSK के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है √2gr, अब उसके लिए स्मॉल g चाहिए। स्मॉल g है क्या भाई, मून के लिए, अर्थ की तो पता है अपने को 9.8, लेकिन मून के लिए है क्या यहाँ पे, नहीं। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, ठीक है। तो VSK = √2gm/r, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 × 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू मून का मास, कैपिटल एम कौन सा है, मून का मास ये वाला है ना, 7.34 × 10⁻22/r, ये 1.74 × 10⁻6। ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर कितना आता, 2.37 किलोमीटर में कन्वर्ट किया। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, फिर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। जो ओरिजिनल वैल्यू आएंगी मीटर पर सेकेंड में आएंगी, उसको कन्वर्ट किया है किलोमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये हो गई एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये सारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलो एक्सरसाइज में चलते हैं अभी जल्दी से, जिसके लिए आप यहाँ तक आए हो, वेट कर रहे हो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट सब्र करो, 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलो भाई देखो मैं क्या करता हूँ। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले 2 क्वेश्चंस बताना चाहूंगा। एक्सरसाइज पेज नंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है टेक्स्ट बुक में। उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका डी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का डी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन में, स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पत्थर है उसको वर्टिकली ऊपर फेंका गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। तो ये अपन थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे करते, चलो। ये स्टोन है, जमीन है, जहाँ वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, है ना। फिर क्या बोलता है, रीचेस हाइट ऑफ h, कितनी हाइट पे गया, h हाइट पे गया। फिर क्या बोलता, बिफोर कमिंग डाउन, मतलब नीचे जाके नीचे वापस आया, मतलब ऊपर जाके नीचे वापस आया। शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन, मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम वापस आने में लगा, ये प्रूफ करना है हमको। तो कंसीडर करते हैं, यहाँ पे कंसीडर करो, यहाँ पे बोला गया है कंसीडर करना है। सो कंसीडर करो, यहाँ पे t1 इज अ टाइम taken to go up, t1 टाइम ऊपर जाने में लगा है, and t2 is the time taken to come down, ठीक है। t2 is time taken to come down। तो क्या करना है हमको, to prove, हमको ये प्रूव करना है that t1 is equals to t2, ये चीज हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, तो भाई यहाँ पे कंडीशन है एक ऊपर जाने की और एक नीचे आने की, तो दोनों को लगाओ, कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स में इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन, ठीक है, ऊपर जाने के मोशन के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, तो वर्टिकली जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो v 0 होता है, s इज इक्वल्स टू कितना होता है, v 0, s इज इक्वल्स टू h, a इज इक्वल्स टू माइनस g, ठीक है। ये अगले से ग्रेविटी क्या रहे हैं, तो a इज इक्वल्स टू माइनस g, और u की वैल्यू तो u ही होती है ना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, न्यूटन्स
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, ये वाला। तो क्या होगा देखो, बाय न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो 0 है ना, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे क्या लेंगे माइनस g इंटू s की जगह पे क्या लेंगे h। ठीक है, s इज इक्वल्स टू h। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, देखो ये माइनस प्लस माइनस 2gh। तो इसको अगर हम लोग इधर लेके आए, माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2gh। या फिर इसको अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड करेंगे तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gh। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देख लो एक बात ध्यान से। अब हमने ये न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन लगाया, अब लगाना है न्यूटन्स ये न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाया है। अब हमको लगाना है न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो v तो 0 है, u तो u है, और a की जगह पे क्या आएगा माइनस g, ये हो गया t। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 0 इज इक्वल्स टू u माइनस प्लस माइनस gt। तो ये माइनस gt को इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा u इज इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा ये gt। ठीक है, u इज इक्वल्स टू हो गया gt। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहां पे दूसरी कंडीशन लगाते हैं, फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, है ना। एक तो हो गया ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अभी ऊपर से नीचे आना है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन जब होता है तो u 0 हो जाता है और v की वैल्यू तो वही होती है। तो यहाँ पे u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू g हो जाएगा, और s इज इक्वल्स टू h हो जाएगा। ठीक है, और v का तो v ही रहेगा। तो क्या होगा, सेम चीज करनी है, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटे अक्षर में लिखता हूँ, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब v तो v है इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड में, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u 0 है, खत्म, 2g की a की जगह पे g, s की जगह पे h। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gh। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों का RHS सेम है ना। तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v। RHS सेम है तो LHS अपने यहाँ सेम हो जाएगा, है ना। तो u इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे v हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखो आगे, अब लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो v तो v रहेगा, u 0 हो गया, a की जगह पे g, और ये हो गया t। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया gt। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 4। v इज इक्वल्स टू gt हो गया, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पे देखो, कहां गया ये, कैसा था, क्वेश्चन नंबर 2।
v इज इक्वल्स टू जी टी, इसको कैसा पता क्या था इसके बाद। अच्छा यहाँ पे देखो एक बात, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। ये वाली जो कंडीशन है इसमें t इज इक्वल्स टू क्या लेना है आपको, t1 लेना है, और इस वाले इसमें t इज इक्वल्स टू क्या लेना है, t2। तो यहाँ पे हो जाएगा u इज इक्वल्स टू gt1 और यहाँ पे हो जाएगा v इज इक्वल्स टू gt2। अब क्योंकि v इज इक्वल्स टू u है तो इक्वेशन 2 और 3 में से अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 सी। नाउ u इज इक्वल्स टू v। अब u की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 में gt1 बराबर, और v की वैल्यू क्या है इक्वेशन 4 में gt2। तो g हो जाएगा कैंसिल, t1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा t2। हेंस प्रूव्ड। पीछे तो मैं घबरा गया था यार, मैं कैसे भूल गया इसको, है ना। चलो कोई, तो ये है इसका सॉल्यूशन। ये अगर आपको लिखना है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाउ वी कैन से दैट जितना समय जाने में लगेगा ऊपर उतना ही वापस आने में लगेगा। t1 इज इक्वल्स टू t2। ठीक है, एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का 2 का डी हो गया। इसके बाद एक और समझाता हूँ, फिर न्यूमेरिकल्स में चलते हैं। ये न्यूमेरिकल नहीं है, प्रूव दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, थोड़े से दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में देखिए। क्या होता है देखो, लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार बी t। ठीक है, स्टेटमेंट पहला ही पढ़ते हैं दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम है उस प्लेनेट का एक स्टार के अराउंड, मतलब जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं ना सोलर सिस्टम में, वैसे ही एक प्लेनेट की बात हो रही है कि उसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है स्टार के अराउंड, जिसकी रेडियस r है, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केसेस है। पहला केस अपन देखते हैं, यहाँ पे देखो केस 1। पहले केस में सपोज रेडियस है r1, तो उसकी वैल्यू क्या है r, और टाइम पीरियड है t1, तो उसकी वैल्यू क्या है t। ठीक है, अगर r रेडियस है तो टाइम पीरियड कितना है t। फिर क्या बोलता है, प्रूव दैट इफ it was at a distance of twice r from the star, then the period of revolution will be under root 8t। ठीक है, तो ये प्रूव करना है, क्या करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है भैया, t2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8t। अभी t2 कब लगेगा, सेकेंड केस में लगेगा, जब रेडियस क्या हो जाएगी, डबल रेडियस हो जाएगी, तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो क्या है t2, और उसकी वैल्यू क्या है रूट 8t। ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे सेकेंड केस हमको बनाना पड़ेगा, केस 2। केस 2 किसके बारे में है, रिगार्डिंग द डबल रेडियस। तो अगर हम लोग t2 इज इक्वल्स टू ले रहे हैं t2, दैट इज द सेकेंड टाइम पीरियड, and r2 is equals to as per the condition twice r, तो फिर t2 की वैल्यू क्या होगी, what will be the value of t2, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है, या फिर ये प्रूव करना है कि जो t2 की वैल्यू है वो ये है कि नहीं है, ये वेरीफाई करना है। r2 की वैल्यू तो ट्वाइस r है, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग केपलर लॉ से करेंगे, बाय केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर की जो थर्ड लॉ है उसको यूज करेंगे अपन यहाँ पे, बाय केपलर्स थर्ड लॉ। क्या है केपलर्स थर्ड लॉ, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू k r क्यूब। k क्या है, केपलर्स कांस्टेंट। इस इक्वेशन को हमको यूज करना है। तो अपन केस 1 के लिए अगर ये इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू k r1 क्यूब, है ना। अब r1 की वैल्यू क्या है, r1 की वैल्यू क्या है, t1 की वैल्यू क्या है t, तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा
के R1 की वैल्यू है R, तो के आर क्यूब। तो अब यहाँ से अपन थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, आर क्यूब को इधर डिवाइड में है, इधर लेके आएंगे, सॉरी इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अपन सेकेंड केस के लिए सेम चीज अप्लाई करते हैं, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू के R2 क्यूब, है ना। जनरल ये है। अब सेकेंड केस के लिए अपन T2 ले रहे हैं, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। अब के तो के ही रहेगा ना, कांस्टेंट है, चाहे फिर वो कोई भी रेडियस हो, के की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, के की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, इस इक्वेशन 1 में से इधर पुट करना है। तो क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई में, अब R2 की वैल्यू क्या है, ट्वाइस R, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्वाइस R का क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। इधर चलो यहाँ पे, हाँ कैसे होगा, ये हो गया T2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, हो जाएगा आपका T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब ये आर क्यूब हो गया कैंसल, तो ये हो जाएगा T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को सामने लिख लेते हैं इंटू टी स्क्वायर। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका T2 स्क्वायर का रूट क्या होगा, T2 इज इक्वल टू 8 का अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट 8, और टी स्क्वायर का रूट क्या होगा, t। तो T2 इज इक्वल टू क्या निकला, अंडर रूट 8t। तो T2 की वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट 8t। यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना। तो T2 इज इक्वल टू अंडर रूट 8t होता है। हैंडराइटिंग यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, छोटे मोटे अक्षर है, थोड़ा सा जूम करके देख लेना इसको अच्छे से। ठीक है, लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो देखते हैं, हाँ क्या है गिवन आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसका फर्स्ट देखो क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। मतलब ये ग्राउंड है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको एक पर्टिकुलर हाइट 5 मीटर की हाइट से ग्राउंड पर आने में कितना समय लगता है, 5 सेकेंड। तो आपको h दिया हुआ है, h इज इक्वल टू s हो जाएगा 5 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है, 5 सेकेंड्स। ऑन अ प्लैनेट, कोई तो भी प्लैनेट है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट, g की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे g क्या है, एक तरीके से एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो a एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब एक तरीके से आपको a फाइंड करना है, ठीक है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करता है तो u इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू है 0 मीटर पर सेकेंड। तो भाई आपके पास s है, आपके पास t है, आपके पास u है, आपको a फाइंड करना है। तो कौन सा लगेगा, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में से ही लगेगा। देखो भाई s है, ठीक है, कौन सा क्या निकालना है आपको, a निकालना है। तो पहले देख लो a कहाँ पर है, तीनों में है a, ठीक है। अपने पास s है निकालने के लिए, तो s कहाँ पे है, a के साथ s, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो चलेगा क्या, उसके लिए क्या क्या लगेगा, u चलेगा, है अपने पास t है, a है, तो ये सेकेंड इक्वेशन लग जाएंगी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि v नहीं है हमारे पास, a फाइंड करना है लेकिन v नहीं है, तो ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस तरीके से एनालाइज करना है। फॉर्मूला क्या बन गया, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है 5, u 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, हाफ a की वैल्यू क्या है g, वो तो फाइंड करना है, इनटू t का स्क्वायर, t का स्क्वायर t क्या है, t क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, चलो सॉल्व करते हैं। तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू जी, 5 का स्क्वायर 25। अब g फाइंड करना है,
तो इसको रीअरेंज कर लो, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ लिखे जाओ। देखो इधर 5 इधर ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड। क्या हो गया g, तो ये क्या हो गया g इज इक्वल्स टू 10/25। कट करो इसको, 2 की टेबल में 5 की टेबल में 2 जा, ये 5 जा, 2/5 कितना होगा 0.4। 0.4 दिया है क्या, हाफ, तो g इज इक्वल्स टू होगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम सिंपल है। ठीक है, चलो आगे वाला। हाँ, तो क्या बोलता है सेकेंड क्वेश्चन, देखो क्या है सेकेंड क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। मतलब रेडियस ऑफ प्लेनेट ए आर ए इज इक्वल्स टू हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। आर ए इज हाफ टाइम्स आर बी। If the mass of planet A is ma, what must be the mass of planet B? So that G on B is half the value of its value on A. क्या बोल रहा है, बहुत दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, टेंशन मतलब इजी है, तो पहले तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं अपन। इसको आर बी को इधर डिवाइड में लेके आओ, क्या हो जाएगा आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम ए, mass of planet on A, या mass of planet A। If the mass of planet on or mass of A, that is क्या बोल रहा है भैया, ये mass of planet A कितना है ma, तो what will be the mass of planet B? तो ma is मास ऑफ प्लेनेट ए, तो बोल रहा है एम बी बताओ क्या होगा। ठीक है, और कंडीशन क्या दी गई है, सच दैट वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ वैल्यू ऑन ए। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन ए। ठीक है, इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं, इसको तो लेके आओ, मल्टीप्लाई में इतना आएगा तो डिवाइड, तो जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। देखो फाइंड क्या करना है, एम बी फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा भैया, तो यहाँ पे अगर जी की बात हो रही है, एम की बात हो रही है, आर की बात हो रही है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्मॉल जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एम बी फाइंड करना है, तो जनरल फॉर्मूला हो गया। सेम फॉर्मूला पर प्लेनेट ए के लिए अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी ए इज इक्वल्स टू कैपिटल जी तो दोनों प्लैनेट्स पे सेम रहेगा, एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। सेम फॉर्मूला अगर हम लोग प्लेनेट बी के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा, जी बी इज इक्वल्स टू जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 कर दो। ठीक है, अब आप जिसको जिससे डिवाइड करना चाहो कर लो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, मतलब ऊपर ये आएगा नीचे ये आएगा, तो क्या हो जाएगा जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। अब इसके पीछे हमको ये वैल्यू लिखनी है, तो उसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, है ना, मतलब इस तरीके से पलट जाएगा एक तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा आर ए स्क्वायर अपॉन जी एम। ये समझ में आया मैंने क्या किया, है ना, ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू, तो मैंने पहले ये वाली वैल्यू लिखी, अब उसके नीचे मुझे एज इट इज ये लिखनी थी, तो मैंने क्या किया उसको इन्वर्ट करके लिखा। फॉर एग्जांपल a अपॉन b अपॉन c अपॉन d है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन b इज इक्वल्स सॉरी a अपॉन b इनटू ये जो d है सबसे नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा b अपॉन c। ऐसा मैथ्स में कुछ तो भी रूल रहता,
ठीक है, मेरे को इतना मैथ्स मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा वस्तु को रहता पलटा देते उसको, तो वही चीज हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया। तो यहाँ पे जो जो तुमको चीज कट रही है, देखो यहाँ पे जी की वैल्यू जी कट हो रहा है ना, सेम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। अब जीबी अपॉन जी की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू, अब आरए अपॉन आरबी, देखो एमबी एमबी और एमए को साथ में कर लेंगे, आरए और आरबी को साथ में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये एमबी अपॉन एमए इंटू आरए स्क्वायर अपॉन आरबी स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर देंगे, आरए स्क्वायर अपॉन आरबी स्क्वायर को आरए अपॉन आरबी होल स्क्वायर कर देंगे। अब आरए अपॉन आरबी की वैल्यू क्या है 1/2 का होल स्क्वायर ना हो जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरी स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, बट मैं ओरली आपको बता रहा हूँ, तो वो आप स्टेप्स लिख सकते हैं। यहाँ पे उतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो मैं इसलिए यहाँ पे पूरी स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ। तो भाई क्या किया मैंने, आरए स्क्वायर अपॉन आरबी स्क्वायर, इसको अपन ने होल स्क्वायर कर लिया, आरए अपॉन आरबी होल स्क्वायर। अब आरए अपॉन आरबी की वैल्यू क्या है 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4, है ना। अब देखो ये 4 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो खिचड़ी बनाते थोड़ी सी। देखो भाई ये 4 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4/2 इज इक्वल्स टू एमबी अपॉन एमए। अब ये 1 जा ये 2 जा, तो एमबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 इज इक्वल्स टू एमबी अपॉन, ऐसा लिखता एमबी अपॉन, अब एमए इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो एमबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2ma। ठीक है, तो एमबी की वैल्यू क्या निकली 2ma। ठीक है, पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए और बचा हुआ पार्ट ये, इस तरीके से ये हमने निकाला। सामने आएगा तो 2 मार्क के लिए आ सकता है, इसमें कोई वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, तो एक तरीके का कंडीशनल क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ाओ, चलो जल्दी से, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है ऑलरेडी, लेकिन अब सिखाना है तो वीडियो तो बड़ा बनेगा ही। ठीक है, सही ढंग से पढ़ना है तो ऐसे ही कुछ भी पढ़ा दे ऐसा कुछ चलेगा। चलो थर्ड क्वेश्चन, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा देखो भैया क्या बोलता है क्वेश्चन में, the mass and weight of the two of an object on the earth are 5 kg and 49 न्यूटन। मतलब मास दिया हुआ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 5 kg है और उसका वेट अर्थ पे कितना है 49 न्यूटन। ठीक है, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ शॉर्टकट में लिखा है। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, तो मून पर वैल्यू क्या होगी, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ 5 की जो है केजी है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना होगा ये बोलता है बताओ, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना होगा ये बताओ। ठीक है, और क्या बोलता है, assume that acceleration due to gravity on moon, क्या है ये gm is 1/6 times acceleration due to gravity on earth। ठीक है, अब यहाँ पे मास का तो फंडा सिंपल है, मास इज यूनिवर्सली कांस्टेंट, तो जितना मास अर्थ पे होगा उतना ही मास मून पे भी होगा, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू 5 kg। ये तो सॉल्व हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब बचा वेट, तो वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है फोर्स, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है m into a, यहाँ पे m into g हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमको निकालना है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता होना चाहिए, है ना। अब मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए आपको ये चीज दी गई है, तो इससे अपन पहले मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करेंगे और फिर फाइनली वेट ऑफ पर्सन ऑन मून फाइंड कर लेंगे। तो पहले इस कंडीशन को देखो, gm is equals to 1/6 into ge। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब या तो फिर तुम डायरेक्टली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ की वैल्यू पुट कर लो, क्या बोला है यहाँ पे दिया है क्या उसने, ऐसा कुछ
नहीं दिया है ना, तो 9.8 ले लो ना डायरेक्टली। वेट ऑफ, हाँ तो तुमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ निकालना है पहले, तो ये कैसे निकलेगा? चलो इसका आप करते ये सब हटाते हैं अभी फिलहाल। तो पहले भैया आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कैसे निकालोगे? तो उसके लिए F = वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ दिया हुआ है, जिसमें हम लोग लगा लेंगे m × g वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो g कौन सा है? अर्थ का है, तो GE हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमको पता है 49, m पता है हमको 5, तो GE निकल जाएगा। तो GE = 49 डिवाइडेड बाय 5, कितना होगा ये? 9.8। हाँ ठीक है, कि क्या वैल्यू आएगी इसकी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब GE की वैल्यू पता चल गई, तो GM की वैल्यू निकल जाएगी। GM = 9.8 अपॉन 6, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो GM निकल गया। अब GM से अपना जो वेट है, वेट ऑफ पर्सन ऑन मून, ये निकल जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। m कितना है? 5 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 1.63। सॉल्व करेंगे, कितना था वैल्यू इसका? 8.17 मीटर। ठीक है, तो वेट ऑफ पर्सन ऑन मून कितना हो जाएगा? 8 ऑब्जेक्ट है, पर्सन नहीं है, ऑब्जेक्ट है। एक बार पूरा फिर से समझो इसको, क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास अर्थ पे कितना है? 5 kg, और वेट कितना है अर्थ पे? 49 न्यूटन। तो बोला है कि मून पे उसका मास कितना होगा और उसका वेट कितना होगा, और कंडीशन दी गई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, तो भैया अब मास की बात करें तो वो तो कांस्टेंट होता है यूनिवर्सली। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ 5 kg। खत्म कहानी इसकी। तो अब नेक्स्ट निकलता है वेट। अब वेट का फॉर्मूला क्या है? फोर्स है वेट, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून चाहिए, क्योंकि अपने को वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून तो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। उसको निकालने के लिए पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ निकालना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पुट किया, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। वेट की वैल्यू दी हुई है 49, मास भी दिया हुआ है 5, और इससे हमने सॉल्व करके निकाल लिया GE, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, व्हिच इज 9.8। ठीक है, तो उससे हमने इस कंडीशन में वो वैल्यू पुट करके GM निकाल लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। फिर उससे फिर हमने वेट का फॉर्मूला लगाया, वेट इज इक्वल टू फोर्स, है ना। तो WM इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ये सॉल्व करने के बाद कितना आता है? 8.17 न्यूटन। 2 मार्क का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना इसको। अब इसमें एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, इसी टाइप का आएगा। तो जो आंसर है आपका वो चेंज हो जाएगा, मेथड नहीं चेंज होगी, है ना। तो मेथड वही रहेगी, बेसिक आइडिया वही रहेगा। ठीक है, ये हो गए 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या है गिवन डेटा, क्या बोलता है इसमें? देखो, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, अभी इसको नीचे से ऊपर निकल गया। देखो भाई, एक ऑब्जेक्ट है, इसको वर्टिकली नीचे से ऊपर निकल गया है, रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। तो भैया h = s होता है 500 मीटर। बहुत ऊंचा चला गया ये। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? u आपको फाइंड करना है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम बैक, मतलब जाके वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले अपन t ले लेते हैं, जाने का टाइम। ठीक है, वो निकालेंगे। टाइम t क्या है? टाइम टू गो अप, ऐसा लिख देते हैं, टाइम टू गो अप। और t1 हम ले लेते हैं, टाइम टू रिटर्न, मतलब जाके पूरा वापस आने का। तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × t। ये आपको फाइंड करना है।
तो पहले t फाइंड करना पड़ेगा, उससे फिर t1 निकल जाएगा। बस यही फाइंड करना है। अच्छा, और क्या बोला गया है? अज्यूम दैट g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको आपके लिए आसान कर दिया है। तो आपके पास क्या क्या है भाई? s है। अच्छा, v तो 0 हो जाएगा। अगर हम वर्टिकली अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं तो v क्या हो जाएगा? 0। ये समझने वाली बात है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो अपने पास v है, अपने पास g है, अपने पास s है। v g मतलब क्या है? ये a v है ना, एक तरीके से एक्सीलरेशन। तो v a s u, v a s u, v a नहीं ये वाला है v a s u। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax। इसमें से u हमको फाइंड करना है, बाकी की सारी चीजें अपने को गिवन डेटा में दी हुई है। तो v तो 0 है, खत्म कहानी इसकी। u स्क्वायर प्लस, अब जब वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, क्या बोल रहा है? वर्टिकली अपवर्ड, तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या रहेगा? नेगेटिव, है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे? 2 इंटू ए की जगह पे -10 इंटू एस कितना है? 500। तो करो इसको सॉल्व। u स्क्वायर, ये देखो ये माइनस प्लस माइनस, 2 इंटू 10 20 इंटू 500, 20 इंटू 500 कितना होगा भैया? 10,000 है ना। तो ये जाएगा -10,000। अभी -10,000 इधर आएगा तो प्लस, तो क्या मिलेगा? u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000। तो u इज इक्वल्स टू टेकिंग स्क्वायर रूट क्या मिलेगा? 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये निकल गया आपका u की कहानी हो गई खत्म। अब क्या निकालना है? t1, मतलब जाके वापस आने का। तो उसके लिए पहले t निकालना पड़ेगा। अब t कहाँ कहाँ पर है? देखो इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में से कोई भी यूज करो। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। v कितना है? 0। u कितना है? 100 प्लस a कितना है? -10। -10 इंटू t। तो t निकालना है यहाँ से, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10t। तो ये -10t उधर लाएंगे तो हो जाएगा +10t इज इक्वल्स टू 100। 10 अगर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 100/10 मतलब 10 सेकेंड। तो t की वैल्यू हो गई 10 सेकेंड। ये कौन सा t है? ऊपर जाने का। अब जाके वापस आने का, दैट इज t1। तो t1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 इंटू t, 2 इंटू 10 मतलब 20 सेकेंड। तो जाके वापस आने में कितना टाइम लगेगा इसको? 20 सेकेंड। ठीक, 20 सेकेंड दिया हुआ है ना भाई? हाँ बराबर, कर सकते हैं। एक बार सॉल्व कर लो, ये देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए, है ना। इसमें सिर्फ क्या करेंगे लोग? वैल्यू चेंज कर देंगे, बाकी सब पूरा मेथड वही रहेगा। तो उसके हिसाब से आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। पूरा बहुत गंदा हो गया ये पीट के, कोई यूज होगा तो खराब तो होगा ही ना। चलो इसके बाद क्या बोलता है? नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, गिवन डाटा। अब लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, क्या बोलता है? देखो, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। जब भाई ऐसे कुछ हम बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसा एक टेबल है और वो बॉल जो है वो ऐसा नीचे गिर गया और उसको नीचे पहुंचने में कितना समय लगा? टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया है ये? टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, अज्यूमिंग दैट g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। u तो 0 होगी, है ना, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है तो u 0 होता है। और s इज इक्वल्स टू h, मतलब हाइट ऑफ टेबल आपको फाइंड करनी है, मतलब एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है,
तो भाई क्या क्या है, टी है, जी है, जी मतलब ए अपने पास है, टी है, जी है, ए है अपने पास, क्या निकालना है, एस निकालना है। तो एस के लिए ये फॉर्मूला यू है क्या, 0 है, टी है क्या है, ए है क्या, तो ये निकल जाएगा इससे। v निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v तो ऐसे ही निकल जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u क्या है 0 प्लस a कितना है 10, t कितना है 1, तो ये आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो ये तो एकदम आसान था, v निकलना। अब क्या बचा s। अब s के लिए चाहे ये वाला यूज करो चाहे ये वाला यूज करो, सब डेटा है अपने पास, तो ये वाला यूज करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है तो ये पूरा खत्म हो गया, इंटू a कितना है 10, t कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1 सा ये 5 सा बचा 5, तो ये हो गया s इज इक्वल्स टू 5 मीटर। मतलब उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, देयरफॉर हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर, ठीक है। एकदम सिंपल है, ये भी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, एकदम इजी, एकदम सिंपल। बस यही सब कहानी है इसके अंदर। आई होप ये समझ में आया आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको आ जाएगा फिफ्थ को, ये जो एफ वाला क्वेश्चन है, इसमें जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। मास वगैरह दिया हुआ है, मास और रेडियस दिया हुआ है, तो ये वाले फॉर्मूले से आपका फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको, ये मैंने ऑलरेडी एग्जांपल करा के दिखाया है इसका। इसके अलावा जो लास्ट वाला एग्जांपल है 7 नंबर का, उसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम कंडीशन लगेगी, सिर्फ वहां पे क्या किया गया है, मास फाइंड करने के लिए बोला गया है और फोर्स दिया हुआ है। मतलब उसमें किसकी बात की गई है, अर्थ की और सन की बात की गई है, जहां पे आपको अर्थ का मास दिया हुआ है, सन का मास फाइंड करना है। मतलब आपको अर्थ और सन के बीच में कितना फोर्स है वो दिया हुआ है, जी तो पता ही है, मास ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ है, मास ऑफ सन फाइंड करना है और डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये सब वैल्यूज पुट करके रीअरेंज करके फाइनली आप मास भी फाइंड कर सकते हैं। तो बस इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा तो कोई खास बात इसमें है नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा 1 शॉट सीरीज का, वो रहने वाला है हेरिडिटी एंड रिवॉल्यूशन, वो भी इसी के साथ आ जाएगा जल्दी ही, ठीक है। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट इट। एंड कमेंट करो कि आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, क्या आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस जो हैं 1 शॉट सीरीज़ की वो मिलती रहें और आपकी पढ़ाई चलती रहे।